बधाई हो बधाई हो। अमृतकाल के 12वें साल में भारत दुनिया के सबसे बड़े चुनावी तानाशाही वाले देशों में से एक बन गया है। यानी भारत में चुनाव तो होते हैं, लेकिन इन चुनाव से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता बल्कि कमजोर हो रहा है। जी हां, वी डैम की जो रिपोर्ट सामने आई है उसने भारत को दुनिया के उन देशों की कतार में खड़ा कर दिया है जिनका लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। ये रिपोर्ट विदेशी धरती पर भारत को लोकतंत्र की अम्मा कहने वालों के लिए चुल्लू भर पानी लेकर आई है। हालांकि उन लोगों पर कोई असर होगा नहीं, कहें कि चमड़िया बहुत मोटी है और सारे करता धरता तो वही है। मगर आपके लिए इस खबर और इसकी बारीकियों को जान लेना बड़ा जरूरी है। उधर सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करना और भारी होने लगा है। सत्ता ने कई लोगों के एक्स अकाउंट बंद करवा दिए हैं। इसी बीच चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद को अलग कर लिया है। जी हाँ, वही मामला जिसे जस्टिस सूर्यकांत पिछली साल होली के बाद सुनने वाले थे, लेकिन सुनवाई इस होली के बाद हुई है और उसमें भी मामले से खुद को अलग कर लिया गया है। क्यों हुआ है ये सब कुछ देखेंगे। वैसे चीफ जस्टिस ने आज ये भी कहा है कि हमारे फैसलों की आलोचना की जा सकती है, लोगों का अधिकार है। उधर यूपी पुलिस की गलती के कारण यूपी सरकार को 50,000 का मुआवजा देना पड़ेगा आपकी जेब से। इसके अलावा गुजरात में एक विश्व गुरु टाइप वाला कांड हुआ है, यानी अच्छे कार्यों के लिए नोटों की छपाई चल रही है, नकली नोट की। इन सभी मामलों पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। उन मुद्दों पर हो पाती है जिन्हें गोदी मीडिया कभी नहीं दिखा सकता, इस जन्म में नहीं दिखा पाएगा। इसलिए हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं भारत की पहचान की। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे पुरखों ने भारत को लोकतंत्र ही क्यों दिया? यदि वो सत्ता के लोभी होते तो वो तानाशाही व्यवस्था लागू कर सकते थे। शायद कोई जरूरत न थी तमाम संवैधानिक संस्थाएं बनाने की, लोकतंत्र स्थापित करने की। मगर शायद ज्यादातर स्वतंत्रता सेनानियों ने लोकतंत्र के महत्व को समझा और उसे महसूस किया कि यही मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है। यानी हर व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत आजादी, उसके अधिकार जीवन के सबसे जरूरी अंग है। मगर भला किसने सोचा था कि साल 2014 के बाद जब भाजपाई सांसद कंगना रनौत के अनुसार देश को असली आजादी मिल जाएगी, अमृतकाल लागू हो जाएगा, तो देश में चुनाव होंगे, मगर उन चुनावों से लोकतंत्र मजबूत नहीं बल्कि कमजोर होगा। मैं बार बार याद दिलाता हूं कि लोकतंत्र का जन्म चुनाव से होता है और जनदाता है चुनाव आयोग। अभी चुनाव आयोग पर आएंगे, मगर वी डैम की जो रिपोर्ट आई है वो हर एक भारतीय के लिए शर्मनाक है, क्योंकि ये रिपोर्ट बता रही है कि भारत की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। दरअसल वी डैम इंस्टीट्यूट दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थिति को ट्रैक करता है और बताता है कि किस देश में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, किस देश में कमजोर हो रहा है और किस देश में बर्बाद हो रहा है। इस बार की रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र घट रहा है और कई देश अब ऑटोक्रेसी यानी तानाशाही या अधिनायकवाद की ओर जा रहे हैं। ये रिपोर्ट बता रही है कि करीब 70% से ज्यादा दुनिया की आबादी ऐसे देशों में रह रही है जहां लोकतंत्र कमजोर हुआ है। भारत के बारे में भी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में चुनावी तानाशाही चल रही है। चुनाव तो होते हैं, लेकिन लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं वो कमजोर होती जा रही हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कमजोर हो रही हैं। विपक्ष पर दबाव बढ़ रहा है, लोगों की स्वतंत्रता सीमित हो रही है, आवाजों को दबाया जा रहा है, आलोचनाओं और सवालों को कुचला जा रहा है। ये रिपोर्ट बता रही है कि भारत में मीडिया की स्वतंत्रता घट गई है, मीडिया पर दबाव बहुत ज्यादा है, आलोचनात्मक पत्रकारिता में गिरावट हुई है। यानी मीडिया सत्ता के सामने लोटा हुआ है, गोदी मीडिया बन गया है। बाकी आलोचना करने वालों से, सवाल करने वालों के साथ यह सरकार क्या करती है और किस तरीके से करती है बताने की जरूरत तो नहीं है। यह रिपोर्ट बता रही है कि विपक्षी नेताओं पर खूब सारे मुकदमे किए जाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आलोचकों को गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत जेलों में डाला जाता है। जो एनजीओ और सामाजिक संगठन लोकतंत्र के लिए काम करते हैं या सामाजिक कार्य करते हैं, उन पर निगरानी रखी जाती है, उन पर बैन लगाया जाता है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आलोचकों पर यूएपीए जैसे कानूनों का प्रयोग हो रहा है। भारत के बारे में बताया गया है कि भारत में चुनाव होते भी हैं तो वो सिर्फ ज्यादातर परिस्थितियों में दिखावे के रह गए हैं, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है और सत्ताधारी पार्टी को ज्यादा फायदा मिलता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में संस्थानों की यानी इंस्टीट्यूशंस की स्वतंत्रता कम हो गई है, चेक एंड बैलेंस कमजोर हो चुका है, नागरिकों की स्वतंत्रता घट रही है। इस रिपोर्ट में भारत के लोकतंत्र की तुलना रूस, तुर्की और हंगरी जैसे देशों से किया गया है। इन देशों में भी चुनाव होते हैं, लेकिन सत्ता काफी हद तक सेंट्रलाइज रहती है।
यानी जो सरकार में है वही रहता है, सरकार नहीं बदलती है। नाम भर के चुनाव होते हैं ताकि लोगों को लगे कि हाँ चुनाव हुआ तो हुआ है, वोट तो दिए हैं, अरे उंगली पे स्याही तो लगी है। वैसे जानकार ये भी मानते हैं कि जो सत्ता में बैठे हैं ना, ऐसे देशों में जो ऑटोक्रेसी चलाते हैं यानी तानाशाही चलाने की कोशिश करते हैं, दरअसल वो चुनाव करके खाली इतना जानना चाहते हैं कि देश की कितनी आबादी उनके साथ है और कितनी खिलाफ है, बाकी रिजल्ट पहले से फिक्स होता है। बहरहाल ये रिपोर्ट बता रही है कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र घट रहा है, अधिनायकवाद बढ़ रहा है, यानी जो नेता और राजनीतिक दल सत्ता में बैठे हैं वो खुद को अहम ब्रह्मास्मि मान चुके हैं, लोकतंत्र की ऐसी तैसी करके खुद को सबसे ऊपर खड़ा कर लिया है। भारत को दुनिया के सबसे बड़े चुनावी तानाशाही वाले देशों में से एक बताया गया है। वैसे आप तो जानते हैं इस तरह की रिपोर्ट पर भारत सरकार का पक्ष क्या हो सकता है, वही कि ये रिपोर्ट ही पक्षपाती है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मगर समझने वाली बात यह है कि क्या भारत में वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति को जानने समझने के लिए किसी रिपोर्ट की आवश्यकता है और उस रिपोर्ट पर सत्ता में बैठे हुए लोगों की प्रतिक्रिया की आवश्यकता है? मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि मीडिया किस तरीके से गोदी मीडिया बनाया गया है यह आप सबको पता है। हर तरफ से लोगों को खामोश कराया जा रहा है, यह भी आपको पता है। एकदम ताजा उदाहरण देखना है तो ये देखिए, केंद्र सरकार की आलोचना करने वाले कई एक्स हैंडल 18 मार्च 2026 को भारत में बंद कर दिए गए। इनमें कौन कौन से हैंडल्स हैं आप भी देख लीजिए। यदि आप ट्विटर पर एक्टिव हैं तो इनमें से किसी न किसी को आपने जरूर देखा पढ़ा होगा। लगभग सब वही ट्विटर हैंडल हैं जो सरकार की आलोचना करते हैं, सवाल करते हैं। इनमें कुछ पैरोडी अकाउंट हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ कार्यकर्ता भी हैं। इन सब का अकाउंट भारत में रोक दिया गया और साफ तौर पर यह पता नहीं चला कि इन सब के पीछे कारण क्या है। मगर इतना साफ है कि ये सभी लोग अपनी पोस्ट में व्यंग्यपूर्ण कार्टून के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के साथ किए जाने वाले व्यवहार, इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध और एलपीजी संकट से संबंधित मुद्दों पर सरकार की आलोचना कर रहे थे। यानी सरकार जब संकट में होती है तो वो उस संकट का हल ढूंढने की बजाय, यानी देश के संकट को मिटाने की बजाय, संकट पर बात करने वालों का गला दबाने उतर जाती है। और ये 12 साल का रिकॉर्ड है और ये पहली बार नहीं है, सत्ता की आदत बन चुकी है। जितने भी ट्विटर अकाउंट को बंद किया गया है वो सब लगातार प्रधानमंत्री मोदी के हाल फिलहाल के इजराइल यात्रा पर, ईरान पर हुए हमले पर और सर्वोच्च नेता की हत्या पर, हमारे प्रधानमंत्री की जो चुप्पी है उस पर, भारत के पास जो भारतीय मेहमान बनकर आए ईरानी जहाज पर लोग थे उन पर हमला, उनकी हत्या पर, इन सब पर मोदी सत्ता की खामोशी पर सवाल किया जा रहा था और सवाल करने वालों का गला दबा दिया गया है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने इस एक्शन पर चिंता व्यक्त किया है, मगर हम सब जानते हैं चिंताएं व्यक्त होती रहेंगी, सत्ताधारियों पर कोई असर होने वाला नहीं है। चमड़िया बहुत मोटी है ना। लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का तंत्र, लोगों के अधिकार, और लोगों के अधिकारों में ही एक महत्वपूर्ण अधिकार है बोलने का अधिकार। अब ये बोलने का अधिकार कितना मजबूत हुआ है उसका ताजा उदाहरण आपने देख ही लिया। दूसरा, लोकतंत्र पैदा होता है चुनाव से। चुनाव आयोग कितनी ईमानदारी से काम करता है ये भी आप सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर एक फैसला दिया था जिसमें कहा गया था कि जो पैनल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगा उसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन मोदी शाह की गुजराती जोड़ी को सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इस फैसले को पलट दिया और पैनल से चीफ जस्टिस को हटा दिया। कह दिया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने में सरकार के ही 2 लोग रहेंगे और एक आदमी विपक्ष का रहेगा, चीफ जस्टिस की कोई जरूरत नहीं। यानी खेल पूरी तरह से सत्ता में बैठे लोगों के हाथों में हो चुका है, क्योंकि 2 लोग उनके हैं। इसी के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, लंबे समय से मामला लटका रहा है। पिछले साल उस वक्त के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि होली बाद सुनवाई करेंगे। 2025 की होली बीत गई, 26 की होली भी बीत गई, इसके बाद इस मामले पर सुनवाई हुई और आज जब सुनवाई हुई तो चीफ जस्टिस ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया। दरअसल चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई करने पर हितों के टकराव की आशंका हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भी सुझाव दिया कि यह मामला किसी अन्य पीठ के सामने भेजा जाना चाहिए। इसकी सुनवाई ऐसे जजों द्वारा की जानी चाहिए जो भावी चीफ जस्टिस न हो। प्रशांत भूषण ने कहा कि अभी जस्टिस बागची और जस्टिस पंचोली दोनों ही भविष्य में चीफ जस्टिस बनने की कतार में है, इसलिए यह मामला ऐसी बेंच को दीजिए जिसमें कोई भी जज चीफ जस्टिस बनने वाली लाइन में न हो। तो चीफ जस्टिस ने कह दिया कि ठीक है, अब ये 7 अप्रैल 2026 को दूसरी बेंच में सूचीबद्ध किया जाएगा। अब जरा सोचिए कि लोकतंत्र चुनाव से पैदा होता है, चुनाव करवाता है चुनाव आयोग, चुनाव आयोग चलता है चुनाव आयुक्तों की निगरानी में। लेकिन यदि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति ही सत्ता में बैठे हुए लोग करेंगे तो वो चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष होगा, और चुनाव कितना निष्पक्ष होगा, उतना ही जितना हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र की अम्मा के लिए इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कोई मुद्दा हो सकता है? यदि नहीं तो सोचिए कि इतने लंबे समय से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका पड़ा है। उस सुप्रीम कोर्ट में जहां बड़े सेठ के बेटवा का मामला 20 दिन के भीतर फाइनल कर लिया जाता है, वहां 140 करोड़ की आबादी के मामले में सुनवाई के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत के पास टाइम नहीं है। बाकी देखते जाइए, नई बेंच बनती है तो सुनवाई कब तक पूरी होती है और सुनवाई के बाद निकलता क्या है। तारीख पर तारीख वाला सिस्टम चालू हो गया तो लोकतंत्र और तेजी से मजबूत हो जाएगा, पहले से ही बहुत मजबूत हुआ पड़ा है। उधर सुप्रीम कोर्ट में ही आज एक
एक याचिका पर सुनवाई करने से चीफ जस्टिस ने इनकार कर दिया। दरअसल ये याचिका एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पुरानी सामाजिक विज्ञान की किताब को लेकर थी। याचिका में कहा गया था कि अदालती फैसलों के खिलाफ इस किताब में टिप्पणियां की गई हैं, इसे हटवा दिया जाए। मगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि किसी फैसले के बारे में अपना नजरिया जाहिर करना गलत नहीं है। दरअसल इस किताब में लिखा था कि अदालतों के फैसले झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को शहर में अतिक्रमण करने वाला मानते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह तो किसी फैसले के बारे में एक नजरिया है, एक स्वस्थ आलोचना है, इतना ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत नहीं है। किताब का यह हिस्सा बता रहा है कि न्यायपालिका की बनावट कैसी है, वे कैसे काम करते हैं। कुछ अच्छी बातें भी बताई गई हैं। हालांकि कुछ ऐसे अदालती फैसले भी हैं जिनके बारे में लोगों का मानना है कि अदालतें आम लोगों के हितों के खिलाफ काम करती है, लेकिन यह किसी एक का नजरिया हो सकता है। लोगों को हमारे फैसलों की आलोचना करने का अधिकार है। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस का झूठा पकड़ लिया और झूठ पकड़ने के बाद कह दिया कि चलो यूपी सरकार 50,000 का मुआवजा भरो। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस अरुण कुमार सिंह देसवाल की बेंच में जमानत याचिका की सुनवाई चल रही थी। फुरकान नाम के एक व्यक्ति पर सेंट्रो कार की चोरी से संबंधित मामला था। 10 मार्च को इस व्यक्ति को जमानत दे दी गई, लेकिन याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 23 फरवरी को ही इन्हें जमानत मिल सकती थी। फिर भी इनको 15 दिन और जेल में रहना पड़ा, क्योंकि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामलों की संख्या गलत तरीके से बता दिया। यानी आरोपी पर पहले से 5 मामले दर्ज थे, आरोपी ने बताया भी था, लेकिन पुलिस ने कह दिया कि नहीं 12 है। इसकी वजह से आरोपी को 15 दिन अतिरिक्त जेल में रहना पड़ा। अब इस 15 दिन के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपियों को 50,000 मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया है, और यह पैसा जाएगा यूपी सरकार की तरफ से, यानी यूपी की जनता की जेब से। वैसे पैसे से याद आया, ये वाली विश्वगुरु टाइप खबर देखिए। गुजरात का केस है। यहां नकली नोटों का एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। एक तथाकथित गॉडमैन यानी धर्मगुरु है और उसके लगभग आधा दर्जन साथियों ने मिलकर बहुत बड़ा कांड किया है। कथित रूप से ये लगभग 2 करोड़ 38 लाख के नकली नोट पकड़े गए हैं और सारे नोट 500 के बताए जा रहे हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की कार्रवाई में ये सब कुछ पकड़ा गया है। आरोपी का नाम है प्रदीप जोटांगिया, जिसे लोग प्रदीप जी के नाम से भी जानते हैं। ये व्यक्ति किसी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। खबर है कि नकली नोट बनाने की बाकायदा फैक्ट्री इन लोगों ने लगा रखी थी। यानी एक कथित आश्रम में प्रिंटिंग की यूनिट बैठाई गई, वहां से प्रिंटर, कटर, मशीन, इंक, पेपर सब कुछ बरामद किया गया है। खास तरह का पेपर चीन से मंगवाया गया ताकि नकली नोट असली लगे। नोट छापने के बाद पहले दुकानदारों से टेस्ट करवाया जाता था ताकि पकड़ में आ जाए अगर गड़बड़ हो तो। एजेंट्स को 20 से 25% कमीशन दिया जाता था ताकि वो बाजार में नोट को ठेलते रहें। पुलिस के अनुसार मुकेश तंवर नाम का व्यक्ति मास्टरमाइंड था। मशीन से लेकर कच्चा माल और पूरी व्यवस्था वही संभालता था, और पिछले 4 महीने से यहां नकली नोट छापे जा रहे थे। आरोपी का तर्क है कि उसके पास पैसा नहीं था, वो अच्छा काम करना चाहता था, इसलिए अच्छे कार्यों के लिए वो खुद पैसा छापना शुरू कर दिया। अब आप जरा सोचिए, यहाँ पूरी सत्ता अपने आलोचकों को लपेटने के चक्कर में लगी है, उनका गला घोंटने के चक्कर में लगी है। वहाँ गुजरात में महीनों से नकली नोट छापने की फैक्ट्री चल रही है। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, बड़े बड़े अमृतकाल में ऐसे ही बड़े बड़े कांड होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।